Good morning students, my name is Mohammad Ali Siddiqui and from today I will be teaching you physics for class 12 and IIT JEE. There are some very basic prerequisites required for the class 12. So we will be discussing today graph theory and vectors. ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि इनका रोल हर जगह आपको आना है. ठीक, ग्राफ थ्योरी में हम ज़्यादा कुछ नहीं, स्टैंडर्ड ग्राफ्स और उनके मतलब के बारे में डिस्कस करते हैं. जैसे कि बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं. y बराबर सम कांस्टेंट, इसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करें तो ये कुछ ऐसे प्लॉट होता है. सेम वे y बराबर x, इसका ग्राफ ऐसे प्लॉट होता है. y बराबर 1/x, इसका ग्राफ यूँ प्लॉट करते हैं. ठीक है, स्क्रीन पॉज करें और इन ग्राफ्स को बनाते जाएं जैसे जैसे मैं बनाता जा रहा हूँ. अगर ये ग्राफ्स आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक बार आप लोग रिवाइज कर लें. कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स भी मैं इसमें बताने वाला हूँ जिनको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पहले चैप्टर से ये ग्राफ्स अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, अगला ग्राफ है y बराबर साइन x. वेरी स्टैंडर्ड ग्राफ आपको पता होगा. अगला ग्राफ है y बराबर cos x. इस ग्राफ में बस थोड़ा सा चेंज करते हैं. साइन एक्स के ग्राफ को हम π/2 बस शिफ्ट कर देते हैं कुछ ऐसे. नोट कीजिए. अगला ग्राफ है y बराबर मॉड x. तो y बराबर मॉड x को हम ऐसे डिफाइन करते हैं. नोट करें स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे ये ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है. जो मैथ्स के स्टूडेंट्स होंगे उनको ये बात बखूबी पता होगी, जिनको ना पता हो तो वो ये बात याद रखें कि इस पॉइंट पे वो ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है. क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है तो इस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा. ठीक है, इसी ग्राफ का थोड़ा सा वेरिएशन भी हो सकता है. जैसे y बराबर मैंने x माइनस ए पूछ लिया, तो इसको बनाने के लिए सिंपल आपको करना ये है, x माइनस ए बराबर 0 पुट करना है, x बराबर a आएगा. उस लाइन पे आपको a पॉइंट लोकेट करना है और वहाँ पे आपको ग्राफ बना देना है. वैसे ही y बराबर x प्लस a का भी बन सकता है. इन दैट केस फिर आपको x की एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी. नेगेटिव x एक्सिस पे आपको a लोकेट करना है और वहाँ ये v शेप का एक ग्राफ बना देना है. ओके, नेक्स्ट ग्राफ. y बराबर x3. ये ग्राफ स्टूडेंट को थोड़ा बहुत कंफ्यूज करता है, बट रियलिटी में ग्राफ उतना कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए. इस ग्राफ को आप लॉग से मत कंफ्यूज कीजिएगा, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा चेंज होता है. ये y बराबर x3 पे कर्व है. ठीक है, कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक टाइप, y बराबर ax² प्लस bx प्लस c. आप ये जानते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर आप इसको y बराबर 0 के लिए सॉल्व करें तो इसकी दो वैल्यूज़ कुछ आएंगी. सो इन दैट केस इसका ग्राफ भी ऐसा बनेगा कि जो दो जगह x एक्सिस को कट कर रहा हो, क्योंकि उसको दो वैल्यूज़ चाहिए. ठीक, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, जहाँ पे आपको इसका एक वैल्यू यहाँ पे अल्फ़ा और एक वैल्यू यहाँ पे बीटा मिलता है. अल्फ़ा बीटा कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द इक्वेशन इज. It can be a complex number, it can be a real number, it can be a whole number, anything. Okay, next graph which is asked almost in the every chapter is parabolic graphs. So what's the general equation of the parabola? So the general equation of the parabola is y square बराबर 4ax. There are four graphs which we will be discussing. y बराबर 4ax, y square बराबर 4ax.
फॉर द टू वैल्यूज ऑफ y x इज ऑलवेज पॉजिटिव, y बराबर -4x। तो मैं इन ग्राफ्स को पढ़ता कैसे हूँ, देखिए कोई भी दो वैल्यूज़ y की जो होंगी उसके लिए x हमेशा निगेटिव आ रहा, तो y की दो वैल्यूज़ तो आपको y एक्सिस पे मिलेगी, x हमेशा नेगेटिव मतलब नेगेटिव x एक्सिस। कोई भी दो वैल्यूज़ के कोई भी दो y की वैल्यूज़ के लिए x हमेशा नेगेटिव। अगला देखें, x² बराबर 4ay, फॉर द टू वैल्यूज ऑफ x y इज ऑलवेज पॉजिटिव, x बराबर -4ay, तो जैसे इसका उल्टा बनेगा। तो ये पैराबोलिक ग्राफ्स हैं, आपको इन ग्राफ्स को थोड़ा याद रखना पड़ेगा, इसलिए आप लोग इन ग्राफ्स को बहुत ही अच्छे से याद करें, ठीक है। अगला ग्राफ है y बराबर ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। टू बी वेरी फेमिलियर, इट गिव्स द नेक्स्ट वैल्यू विच इज द ग्रेटेस्ट टू एनी इंटीजर वैल्यू, ठीक है। सपोज आपने इसमें रखा, या इसको आप सपोज ना कीजिए, आप लोग इसका डायगोनल ग्राफ बना लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये एक स्टेप लाइक वेरिएशन है जिसको आपको जनरली एसी और मैग्नेटिज्म में कहीं ना कहीं पढ़ा दिया जाता है। स्टेप वाइज वेरिएशन कई जगह पे आता है। साइनसोइडल वेव्स को छोड़कर बाकी जितनी भी वेव्स आपके करंट की होती है वो स्टेप वेरिएशन में ही चलती हैं, ठीक है। अगला ग्राफ हम डिस्कस करते हैं y बराबर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। जस्ट इसका उल्टा ग्राफ बनेगा, बस आपको जहाँ जहाँ क्या कहते हैं ओपन इंटरवल्स हैं उनको आपको क्लोज इंटरवल से रिप्लेस कर देना है। ओपन इंटरवल का मतलब तो आप सब लोग जानते ही होंगे। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है। अगला फंक्शन है y बराबर फ्रैक्शनल x। ये जो फंक्शन होता है इसकी कुछ रेंजेस होती हैं, और इसको बनाने के लिए आपको सिंपली हर एक पे बस उस लाइन को स्लैंट कर देना है। अगला ग्राफ है y बराबर सिग्नम फंक्शन। y बराबर सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं दो पार्ट्स में। वो दो पार्ट्स हैं मॉड x बाई x और 0, ठीक है। जहाँ पे आपकी जो x की वैल्यू है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, व्हेन x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 0। अब इस केस में भी दो चीज़ें बन सकती हैं। जब आप x को लेस देन 0 रखेंगे तो ये टर्म माइनस हो जाएगा, जिसकी वजह से वैल्यू -1 आएगी, और जब आप इसको x 0 से बड़ा रखेंगे तो ये टर्म 1 जाएगा। तो इसकी अल्टीमेटली तीन वैल्यूज़ निकलती हैं, -1 0 1। तो -1 0 1 अगर हम इसको प्लॉट करें तो इसका प्लॉट बहुत सिंपल है। जैसे आप एक कांस्टेंट कर्व का प्लॉट बनाते हैं, आप कोई भी वैल्यू x के लिए पॉजिटिव रखें, देखिएगा मान लीजिए मैं x को 5 रखूँ तो मॉड x मुझे क्या मिला 5, और ये 5 बराबर 1। मान लीजिए मैं x को -5 रखूँ, ठीक है। तो मॉड फंक्शन क्या करता है, अगर x माइनस और -1 का मल्टीप्लाई कर देता है तो अल्टीमेटली वो यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ पे -5 बराबर -1 के। तो डिपेंड करता है आप x की कौन सी वैल्यू रखना है, ठीक। तो कोई भी आप वैल्यू रख के देखिए, हमेशा आपको x की वैल्यू तो 1 मिलेगी या -1 या तो 0। तो इस वजह से इसका प्लॉट कुछ ऐसे है 1 -1 0, सिंपल प्लॉट, ठीक। अब हम बात करते हैं कुछ एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स की भी। जैसे कि एक ग्राफ आप ये देखिए y बराबर a पावर x,
ऑलमोस्ट ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं लॉग के ग्राफ से, इसको भी लॉग के ग्राफ से थोड़ा कंफ्यूज कर लेते हैं ई पावर एक्स से, दोनों से इसका कन्फ्यूजन होता है। लेकिन कंफ्यूज ना हो, इस ग्राफ को बस ऐसे याद रखें कि कुछ इस टाइप का होता है। y बराबर ए पावर माइनस एक्स का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो जैसे आपको इन्वर्ट कर देंगे, जैसे y बराबर ए पावर माइनस एक्स का अगर आपने ग्राफ बनाया है तो आप उसको ऐसे बनाएंगे। क्लियर? ठीक है, अगला ग्राफ डिस्कस करते हैं। ये जो मैं सारे ग्राफ्स पढ़ा रहा हूँ, इन ग्राफ्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी होता है और कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी मीनिंग निकलता है। तो जब हम चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे तो ये ग्राफ आपको एक बार कहीं ना कहीं फिर से दिखाई देंगे, तो उस वक्त हम डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि आप अगर देखें तो y बराबर लॉग नेचुरल लॉग x, ln और log a बेस x इज समथिंग डिफरेंट। ये नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग जो होता है उसका हमेशा बेस होता है लॉग ई बेस, और ये आपका अलजेब्रिक लॉग है। 10 हो सकता है, ए की वैल्यू यहाँ पे 10 हो सकती है, 2 हो सकती है। जनरली स्टूडेंट्स को 10 पढ़ाया जाता है और 10 से रिप्रेजेंट करवाया जाता है। कुछ ना लिखा हो तो अलजेब्रा के केस में आप log 10 मानेंगे, पर क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का रोल आता है, कैलकुलस आता है, तो कैलकुलस के केस में हम हमेशा अगर कहीं log x लिखा है तो उसको ln x ही मानेंगे या log e बेस x ही मानेंगे, क्योंकि हम फिर कैलकुलस की डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो कैलकुलस के केस में वो log e बेस पे ही माना जाता है। तो बनाते हैं y बराबर ln x। हाँ, एक और बात स्टूडेंट्स नोट करें, ये x नेगेटिव नहीं हो सकता। log नेवर टेक्स द नेगेटिव वैल्यू, इसीलिए हमेशा आपने देखा होगा बुक्स में स्टैंडर्ड तरीके से y बराबर ln mod x लिखा होता है। mod x का सिंपल मतलब यही है कि वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा। तो अगर आप इसको देखें तो बस ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको ऐसे रोटेट कर दीजिए आप, ये देखिए, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ। एक ग्राफ और है, y बराबर 1/x। इनवर्स के ग्राफ आपसे बहुत पूछे जाते हैं, y बराबर 1/x पावर n, y बराबर 1/x, 1/x स्क्वायर, 1/x क्यूब, सबका एक सिंपल ग्राफ ही होता है। ठीक है, आपको करना बस यही है, इस टाइप से बना देना है। ठीक, अगला ग्राफ जो हम डिस्कस करेंगे वो है y बराबर √x का ग्राफ। इसमें थोड़ा सा ध्यान दें, x की नेगेटिव वैल्यू यहाँ भी नहीं हो सकती, एल्स वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चला जाएगा। तो इस वजह से जब y बराबर √x की बात आती है तो हम इसको इस टाइप से देख सकते हैं, x बराबर वाई स्क्वायर। अगर आप लोग को याद हो तो ये मैंने पैराबोलिक कर्व में पढ़ाया है। फॉर द टू वैल्यूज ऑफ y, x इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, अगला डिस्कस करते हैं, y बराबर ³ √x। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें भी बहुत इजीली आप कर सकते हैं। क्या आप इसको x बराबर y³ लिख सकते हैं? और मैंने आपको y बराबर x³ की कर्व कैसे पढ़ाई थी? ऐसे पढ़ाई थी। तो x बराबर y³ की कर्व कैसे होनी चाहिए? सिंपल है, बस उसी को आपको थोड़ा सा रोटेट कर देना है, लाइक दिस, सिंपल। तो अगर आप देखें, सॉरी मैंने उल्टा रोटेट कर दिया, इसको ऐसे रोटेट होना चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक, तो अगर आप इसको देखें तो आप इसको ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो सिंपली आप उसको कर्व को ऐसे बना लीजिए। मेरे ख्याल से ये सारी कर्व्स सबसे सिंपल कर्व्स हैं, दिक्कत आपको ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स केस में ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना मैंने आपको ग्राफ थ्योरी में पढ़ाया है उतना सफिशिएंट है किसी भी चैप्टर में अप्लाई करने के लिए। एक लास्ट ग्राफ है जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, वो लास्ट ग्राफ कुछ ऐसे हैं, y बराबर 1/x हो या y बराबर 1/x³ हो या y बराबर 1/x पावर 5 हो, कोई भी ऑड पावर हो, तो आपका सिंपल ग्राफ ऐसे बनता है। बात को याद रखें थोड़ा सा, y बराबर 1/x² हो, y बराबर 1/√x हो,
y बराबर 1/x⁴ हो या 1/x⁴ हो, तो इन सब के ग्राफ आप कभी भी नेगेटिव एक्सेस में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू आएगी ही नहीं। इन दिस केसेस इट विल बी इमेजिनरी एंड इन दिस केसेस इट वोंट बी एग्जिस्टिंग। सो आपको सिंपली ग्राफ यही मिलेगा। जब हम फिजिक्स के चैप्टर पढ़ते हैं तो अक्सर हम इस एक्सेस को कंसिडर नहीं करते हैं। उसकी सिंपल वजह ये होती है कि इस एक्सेस को कंसिडर इसलिए नहीं करते क्योंकि फिर ये हाइपोथेटिकल चीज़ें हो जाती हैं, उनका रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स मैं ये बोलना चाहूँगा, आप इससे पहले फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करें मेरे साथ, तो डायमेंशनल एनालिसिस आप लोग अच्छे से पढ़ के आएँ। जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको खासतौर से मैं ये बोलना चाहूँगा कि डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन भी थोड़ा अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि वो आपके बेसिक्स हैं। इसके बाद हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, जो एक बेसिक मैथमेटिकल टूल है, वेक्टर। आप लोग में से बहुत से लोगों को पता होगा कि वेक्टर होता क्या है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। जो लोग 12th में, उनका तो पूरा एक सेक्शन है वेक्टर के ऊपर, लेकिन वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम अगर बात करें वेक्टर की, सो व्हाट आर वेक्टर? एक्चुअली देयर आर द 3 क्वांटिटीज, वन इज स्केलर, वन इज वेक्टर, वन इज टेंसर। तीनों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, ध्यान से। स्केलर क्या होती है? मैंने बोला 2 किलो, मेरा वेट है 2 किलो। अगर 2 किलो किसी का वेट है तो ये सपोज कीजिए कि 2 किलो की डायरेक्शन क्या आप बता सकते हैं? नहीं, 2 किलो आपको पता है, सॉरी वेट की तो आप डायरेक्शन बता सकते हैं। मान लीजिए किसी का मास है 85 किलोज, तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। सो दे आर द स्केलर क्वांटिटीज, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है, स्पीड हो गई। इन सब की डिस्टेंस नहीं होती, इन सब की डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्या होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड भी प्रेजेंट हो और डायरेक्शन भी प्रेजेंट हो। जैसे कि मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई 10 न्यूटन, तो आपकी फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके लिए डायरेक्शन मैटर करता है। अगर मैं इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लीजिए ये मेरा मार्कर है, मैं इसको हिलाना चाह रहा हूँ, तो मुझे इसी डायरेक्शन में 10 न्यूटन लगानी पड़ेगी, तभी ये इस डायरेक्शन में हिलेगा। अगर मैं इधर से फोर्स लगाऊँ तो इस तरफ मूव कर जाएगा। सो दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज़। व्हाट आर टेंसर क्वांटिटीज़? टेंसर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो इसके कभी, कुछ बुक्स में आपको लिखा मिलेगा जो कभी कभी स्केलर हो, कभी कभी वेक्टर हो। रियलिटी ये नहीं है। टेंसर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो होती तो स्केलर हैं पर बिहेव वेक्टर की तरह करती हैं, पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या वेक्टर की किसी भी प्रॉपर्टीज़ को टेंसर क्वांटिटी फॉलो नहीं करती। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है करंट। अगर आप लोग ने थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा हो तो आपको पता होगा, मान लीजिए मैंने 10 एम्पियर करंट भेजा, इधर मेरा गया 5 एम्पियर, तो इधर कितना आया? आप जाहिर सी बात है बोलेंगे 5 एम्पियर। तो आपने कैसे बताया? भाई 10 एम्पियर आ रहा था, 5 इधर चला गया तो 5 इधर चला गया। लेकिन मान लीजिए मैं आपसे यही बोलूँ 10 एम्पियर करंट ऐसे, 5 एम्पियर करंट ऐसे, तो बताइए इस ब्रांच में कितना एम्पियर करंट? तो आप बोलेंगे 15 एम्पियर। तो आप ध्यान से देखते हैं करंट की डायरेक्शन मैटर करती है, पर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं फॉलो करता। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको वेक्टर के हिसाब से सोचें तो एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, ठीक है, रिजल्टेंट आना चाहिए कहीं इधर। खुद ध्यान से सोचिए। तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं फॉलो करती, वेक्टर भी नहीं है तो स्केलर क्वांटिटी करंट, पर बिहेव कैसे कर रही है? उसकी डायरेक्शन मैटर कर जा रही है, इसलिए हम इस हमेशा करंट को टेंसर क्वांटिटी ही बोलते हैं। ठीक है। वेक्टर्स में एक और चीज़ की जिसकी बात की जाती है वो है वेक्टर रेजोल्यूशन। वेक्टर रेजोल्यूशन इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। सपोज ये वेक्टर है, थीटा एंगल पे इस वेक्टर से, ठीक है। तो ये जो वेक्टर मान लीजिए ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इस, और ये दोनों फोर्सेस हैं, मान के चलिए ये दोनों मान लीजिए फोर्सेस हैं, और मैं आपसे बोलूँ इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितनी लग रही है, तो आप मुझे सिंपली बोलेंगे बी प्लस ए कॉस थीटा, इतनी फोर्स लग रही है। मैं आपसे वेक्टर के फॉर्म में वही चीज़ पूछ लूँ तो फिर आप मुझे ए आई कैप और बी जे कैप में बताएंगे। जैसे कि अगर आप इसको बताएंगे तो ये ए आई कैप बता देंगे प्लस ए साइन थीटा जे कैप बता देंगे, तो वेक्टर के फॉर्म में फोर्सेस लिख दी। तो आप करते कैसे हैं इसको?
इसको करने का बेसिस ये है, हम ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी हेल्प लेके इसको रिजॉल्व करते हैं। हम अगर ए को देखें तो इस डायरेक्शन में क्या हम इसको ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्या हम इसको ए साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये फोर्स कंपोनेंट इससे ऐड हो रहा, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, आगे जाके बहुत सी बातें करेंगे कि रिजॉल्व कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे उसको फोर्सेस के साथ ऐड करना है, उसको इक्वेट कैसे करना है, वेक्टर्स की कई प्रॉपर्टी पे हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपनी 11th क्लास की थोड़ी सी बुक उठाएं और उसमें से वेक्टर थोड़ा सा पढ़ लें। नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच।